आजकल कहा भी जा रहा है कि हमें स्क्रीन टाइम को ग्रीन टाइम में चेंज करना है। चित्तौड़गढ़ जलाशय है जो पूर्वांचल का मुझे लगता है सबसे बड़ा जलाशय है। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं, सोहेलवा के अंदर 400 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं। क्या बात है। और इसमें से करीब 35 से 40 ऐसी प्रजातियां हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड है। इनके संरक्षण की जरूरत भी है, कोशिश भी की जा रही है। तमाम पक्षी विशेषज्ञ आए भी यहाँ पर, उन्होंने पक्षियों को देखा और वो खुद आश्चर्यचकित कि जो पक्षी विलुप्त हो चुके हैं वो वहाँ सोहेलवा में मौजूद है। इसे भी आते जाते हाथियों का एक बड़ा कॉरिडोर इस रास्ते से दुधवा तक जाता था और दुधवा से मूवमेंट होता था, टाइगर का मूवमेंट। और अब बलरामपुर के जो दक्षिणी छोर पे कुआनो जंगल है, तो टाइगर के वहाँ तक जाने की प्रमाण है। यानी कि टाइगर का मूवमेंट सोहेलवा से निकल करके कुआनो तक के जाने का होता है। सुकुमवासी योजना नेपाल ने चलाई थी, जिसमें तमाम जंगल काट दिए थे उन्होंने अपने फौजियों को बसाने के लिए। कि लंदन के एयरपोर्ट पर या जब शिप से लोग आते थे तो वहाँ पे सोहेलवा की मानचित्र लगाया गया हुआ था। 16 या 17 में यहाँ पर अंग्रेज अफसर आया था, उसने 32 टाइगर का शिकार किया था। जिस तरीके से हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं जी, तो विकसित भारत सिर्फ हम कल्पनाओं में नहीं कर सकते। विकसित भारत के लिए हमें धरातल पे उतरना पड़ेगा। कि इको टूरिज्म का के दृष्टिकोण से इससे अच्छा उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई स्थान है। तो जिस भी टेस्ट का आदमी है जी, उसके लिए सारे टेस्ट यहाँ पर मतलब एक हम लोग इस समय भगवानपुर बंधा पहुंच रहे हैं। जलाशय है। सोहेलवा वन प्रभाग का एक महत्वपूर्ण जलाशय है और वेटलैंड की दृष्टि से भी ये जलाशय अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और प्रवासी पक्षियों के बारे में क्या है, यहाँ किस तरीके की पक्षियाँ जो मिल जाती? पूरा ये जो भगवानपुर जलाशय है, सब इसमें प्रवासी पक्षी ही चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। बंच में जी, गुच्छों में है। चादर सी फैली हुई नजर आती है। तमाम क्या प्रवासी पक्षी हैं। इतना खूबसूरत दृश्य। और इन पक्षियों का जो कलरव है वो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। और ये पक्षी जब सब प्रवास पे आते हैं जी, प्रवास पे साइबेरियन बर्ड्स भी हैं इसमें लोकल माइग्रेटरी भी हैं, लोकल माइग्रेशन करते हैं। एक प्रकार की पक्षी नहीं है, बहुत सारे तरीके के दिख रहे हैं चारों तरफ। हम इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पक्षी हैं, साइबेरिया के भी हैं, यूरेशिया से भी आते हैं। तो इस तरह के पक्षी आते हैं। और इनके सबसे विचित्र बात है कि ये जिस रास्ते से आते हैं जी, यहाँ ये भोजन की तलाश में आते हैं। जब पहाड़ों पे उधर बर्फ जम जाती है नॉर्थ पोल पे, तो ये लोग इधर आते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग करने के बाद ये फिर जब ये मौसम अपना इधर गर्मी शुरू होगी, लगभग वही 15 फरवरी के बाद मोस्टली ये धीरे धीरे फिर जाने लगते हैं यहाँ से। रास्ते में अपनी संतति पैदा करते हुए जाते हैं। अच्छा। जिस वजह से ये आते हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि इनकी जो संतति है, इनके जो बच्चे हैं, वो भी उसी रास्ते से उसी जलाशय में आते हैं जिस जलाशय में इन्होंने जिस जलाशय में आके गिरे हैं। यानी भगवानपुर जलाशय में जो पक्षी आए हैं, इनके जो बच्चे होंगे, इनकी जो संतति होगी, वो यहीं आएगी। वाह, क्या बात। ये बड़ी विचित्र बात है। कहीं आगे भी भरतपुर तक जाते हैं जी, तो जहाँ जिस जलाशय में जाते हैं वहीं वो आकर के फिर उनके बच्चे उसी जगह आते हैं। तो ये बड़ी विचित्र। और सोहेलवा, ये आप देख सकते हैं पूरा सोहेलवा जंगल है जी, इसके किनारे। हाँ, मतलब ये एक आर्क में ये बांध बना हुआ है और उसके बाद पूरा ये जंगल में खुलता है इसका एक मुहाना। और काफी डेंस फॉरेस्ट है। और बहुत खूबसूरत है। वैसे भी सोहेलवा को उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों में इसका एक स्थान है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह के यह एक जलाशय नहीं है, इस तरह के 9 जलाशय हैं जो सोहेलवा वाइल्ड लाइफ डिवीजन में कवर क्या बात है। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ डिवीजन में 9 जलाशय हैं। और इस दृष्टि से भी देखा जाए तो सोहेलवा जो डिवीजन है जी, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। सोहेलवा जंगल, जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था कि ये विश्व प्रसिद्ध जंगल है। इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अद्भुत है।
यहाँ जो भाभर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो अब उत्तर प्रदेश में उस डाइवर्सिटी का कोई जंगल नहीं है। वो केवल यहीं मिलता वो है। केवल बलरामपुर के इकलौता है। सोहेलवा है ऐसा। क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद से भाभर के जंगल वहाँ चले गए। अब ये सोहेलवा ही एक ऐसा है जहाँ भाभर डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो तमाम खूबियाँ ये समेटे हुए हैं। और सोहेलवा को कहा जाए तो प्राचीन समय में ये भी होता था कि जब कोई अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ शिकार करने के लिए भी तमाम अंग्रेज अफसर आया करते थे जी। तो अंग्रेजों के शासनकाल में था कि बताते हैं कि लंदन के एयरपोर्ट पर या जब शिप से लोग आते थे तो वहाँ पे एक सोहेलवा की मानचित्र लगाया गया हुआ था कि वहाँ उस मानचित्र को देखते थे और वो उसी आधार पे वो लोग सोहेलवा आते थे, यहाँ तक पहुँचते थे। यानी कि अंग्रेजों के समय में सोहेलवा की प्रसिद्धि जो है वो पूरे ब्रिटेन तक वैश्विक थी। और आज हम ठीक है सोहेलवा को उस परिदृश्य में नहीं जान पाते हैं कि सोहेलवा की जो अपनी खूबसूरती है, सोहेलवा का जो अपना एक नेचुरल फिनोमेना है, वो चीज़ें यहाँ पे कालांतर में उसको हम संभाल नहीं पाए। और अवैध कटान, पोचिंग, इसकी वजह से सोहेलवा में काफ़ी गिरावट आई। जंगल काफ़ी, सोहेलवा में जो इसकी जो प्राकृतिक संपदा है, इसमें जो वनस्पतियाँ हैं वो भी बहुत अद्भुत हैं। तमाम जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो उसको हम संरक्षित औषधीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको अब अछूता रहा है। जिस तरीके से इसका संरक्षण करना चाहिए था, जिस तरीके से सोहेलवा पर फोकस करना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हो पाया है। और इसका एरिया भी अच्छा है, लगभग 452 वर्ग किलोमीटर में ये बड़ा फैला हुआ है। 1817 में एक अंग्रेज अफसर का वो तो रिटर्न है, इतिहास में अभिलेखों में दर्ज है कि 1816 या 17 में यहाँ पर अंग्रेज अफसर आया था, उसने 32 टाइगर का शिकार किया था। अरे, तो अब सोहेलवा की समृद्धि इससे समझी जा सकती है कि सोहेलवा अपने आप में कितना बड़ा, ये डॉक्यूमेंटेड है कि 32 शेरों का शिकार यहाँ पर किया गया था और उस अंग्रेज अफसर ने किया था। तब चूंकि सोहेलवा के बाद, इसके बाद जस्ट नेपाल की सीमा लगती है। जी, नेपाल राष्ट्र है कि ये जो है ये सीमा पर ही है। लोग सीमा से ही नज़दीक हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब नेपाल राष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है, उसके बाद एक सुकुमवासी योजना नेपाल ने चलाई थी, जिसमें तमाम जंगल काट दिए थे उन्होंने अपने फौजियों को बसाने के लिए। तो उसकी वजह से भी, चूँकि वन्य जीवों का तो कोई एरिया फिक्स होता नहीं है जी, उनके लिए सीमा और का कोई मतलब होता नहीं, सीमा का कोई मतलब नहीं, तो इस पार उस पार आया जाया करते थे। इसके बाद गाना भी है, पक्षी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इनके लिए कोई सरहद का मायने नहीं होता है। तो इस तरह से एक देखा जाए तो नेपाल और ये भारत का ये जो सीमावर्ती क्षेत्र था, ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत समृद्ध था, आज भी है। अब संरक्षण की ज़रूरत है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये इस मतलब भारत सरकार के साथ साथ इसमें नेपाल से भी हमें सहयोग लेके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नेपाल का नेशनल पार्क हैं, तमाम ऐसे नेपाल के जंगल हैं, बांके हुआ, बर्दिया हुआ, तो तमाम ऐसे अभी तो तमाम ऐसे अभिलेख में भी हैं। और वैसे भी आते जाते हाथियों का एक बड़ा कॉरिडोर इस रास्ते से दुधवा तक जाता था। और दुधवा से मूवमेंट होता था, टाइगर का मूवमेंट। और अब बलरामपुर के जो दक्षिणी छोर पे कुआनो जंगल है, तो टाइगर के वहाँ तक जाने की प्रमाण है। यानी कि टाइगर का मूवमेंट सोहेलवा से निकल करके कुआनो तक के जाने का होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो टाइगर तो यहाँ का इसको नेचुरल हैबिटेट था ये टाइगर का। बिल्कुल टाइगर का तो नेचुरल हैबिटेट माना कहीं ना कहीं दोनों सरकारों, दोनों राष्ट्रों के बीच जो सामंजस्य का अभाव था, उसने इस सोहेलवा वन को एक क्षरण करने में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका बिल्कुल, हाँ, ये कह सकते हैं। और इसको फिर से रिस्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं एक समेकित प्रयास की जरूरत, बिल्कुल इसमें बड़े प्रयास की जरूरत है।
और उस पे प्रयास सरकारें कर भी रही हैं। जी तो अब सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इसको संरक्षित वन क्षेत्र है, इसका काफ़ी कुछ पोर्शन संरक्षित है, जी बावजूद इसके इसमें रिसोर्सेज जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से नहीं है। नहीं इसको संरक्षित करने के लिए जो रिसोर्स होने चाहिए, संसाधनों का अभाव है। ये इको टूरिज्म का भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। जैसी इसकी सुंदरता है, जो इसको एक प्राकृतिक दिव्यता मिल रही है, मुझे लगता है कि अगर सरकार इको टूरिज्म पे एक फोकस्ड प्रयास करे तो क्या लगता है आपको कि क्या एक संभावना है? इको टूरिज्म का मुझे तो जहाँ तक हमारा अपना जानना है कि इको टूरिज्म का के दृष्टिकोण से इससे अच्छा उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई स्थान हो इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। जी क्योंकि जंगल, पहाड़ी नाले का ये वेटलैंड्स, ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह है, मतलब और पहाड़, हम पर्वत। अभी लखनऊ से मात्र 2.5 घंटे के डिस्टेंस पे खड़े हैं। बिल्कुल। अगर लखनऊ के लोग यहाँ आना चाहें, जी वहाँ की जेंट्री आना चाहे, इस खूबसूरत इस प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताना चाहे, तो मात्र 2.5 घंटे का रास्ता है। अच्छा, अभी 2.5 घंटे का, लेकिन जो एक्सप्रेस वे बनना है जो तय फिर हुआ तो है, 1.5 घंटे, तो वो एक ही घंटे, डेढ़ घंटे में हम लोग लखनऊ से और इस जगह, और मतलब इतना समृद्ध है ये क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं, देवी पाटन मंदिर बगल में है जी, बौद्ध का तीर्थ स्थल श्रावस्ती बगल में है, बिल्कुल। नेपाल की सीमा, नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को देखने का एक अलग उमंग होता है। बिल्कुल, निश्चित ही। तमाम लोग भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को देखने के लिए बाघा अटारी जाते हैं। ये नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर सामने मौजूद है, उसको हम देख सकते हैं। तो और इस तरह की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो तो अभूतपूर्व ही है। इसको जिस तरीके से है यहाँ पर, अगर इसको संरक्षित करके एक समेकित प्रयास करके इसको इको टूरिज्म के फलक पे ले आया जाए, तो मुझे लगता है कि ये इतना समृद्ध क्षेत्र है और एक इकोनॉमी जनरेट करने का एक बड़ा माध्यम हो सकता है। तो वो इको टूरिज्म के साथ एक रिलीजियस टूरिज्म भी हो सकता है। बिल्कुल, एक इंटरनेशनल जो है टूरिज्म भी हो सकता है। तो ये एक मतलब एक समेकित ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, प्राकृतिक यात्रा कर सकते हैं, और राजनीतिक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप नेपाल से जो है आराम से आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ये शिवालिक की श्रेणियां यहाँ से दिख रही हैं, ये कोहरा छटता तो दिखती है, बिल्कुल पूरा दिखाई पड़ता है। तो जिस भी टेस्ट का आदमी है जी, उसके लिए सारे टेस्ट यहाँ पर मतलब एक पैकेज में कई धमाके हो सकते हैं बहुत। और मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद आदमी फिर इसको भूल नहीं सकता है, इस प्राकृतिक सुंदरता को आदमी भूल नहीं सकता कभी। और ये जो पक्षी आप देख रहे हैं, सोहेलवा के अंदर 400 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं। क्या बात है। और इसमें से करीब 35 से 40 ऐसी प्रजातियां हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में हैं। IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड है। इनके संरक्षण की जरूरत भी है, कोशिश भी की जा रही है। तमाम पक्षी विशेषज्ञ आए भी यहाँ पर, उन्होंने पक्षियों को देखा और वो खुद आश्चर्यचकित कि जो पक्षी विलुप्त हो चुके हैं वो सोहेलवा में मौजूद हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी एक रिसर्च का भी बहुत बड़ा सेंटर हो सकता है, वो चाहे पक्षी विशेषज्ञों के लिए हो, वन्य जीव विशेषज्ञों के लिए हो, या वनस्पतियों के क्षेत्र में हो। बिल्कुल। तो एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार अगर इस पर ध्यान देती है तो हमें लगता है कि जिस तरीके से हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं जी, तो विकसित भारत सिर्फ हम कल्पनाओं में नहीं कर सकते। विकसित भारत के लिए हमें धरातल पर उतरना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और हमें इकोनॉमी जनरेट करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमी जनरेट करने के लिए अब हर जगह हम मशीनीकरण नहीं करते, हर जगह इंडस्ट्री लगा नहीं सकते। लोकल रिसोर्सेज का यूज करना होगा। जो चीजें हमारे पास हैं उसी से हम अपने इकोनॉमी को जनरेट करें। तो हमें लगता है कि ये जो जलाशय हुए, 9 जलाशय इस तरह से, अब ये चित्तौड़गढ़ जलाशय है जो पूर्वांचल का मुझे लगता है सबसे बड़ा जलाशय है। वो उसका जो आर्क है वो 11 किलोमीटर का है। तो ये सब चीज़ें इतनी अद्भुत चीज़ें हैं कि यहाँ पर आ करके देख करके लोगों का एक टूरिज्म से हम यहाँ की इकोनॉमी, बल्कि आप समझ सकते हैं बलरामपुर ही नहीं बल्कि श्रावस्ती, गोंडा, इस पूरे देवी पाटन मंडल की इकोनॉमी को हम काफ़ी मजबूत कर सकते हैं अगर इको टूरिज्म को हम बढ़ावा दे लिए तो। तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और ये तो नज़ारा अद्भुत है ही है। यहाँ जो भी आएगा, मुझे लगता है जो एक बार आ गया
और जिसने भी एक बार देखा है वो दोबारा यहाँ आना चाहता बिल्कुल, है। निश्चित ही बहुत ही खूबसूरत, इतना दिव्यता और भव्यता लिए हुए ये प्राकृतिक जगह है कि निश्चित ही यहाँ बार-बार आने को मन हाँ, करता है। बिल्कुल, आप बैठ जाइए किसी भी जगह पर बैठ के मेडिटेशन करने के लिए, इससे खूबसूरत शांत जगह और से सुखद शांत कुछ हो ही सुखद नहीं सकता। वातावरण नहीं। सामने पक्षियों का कलरव है, चहचहाती हुई चिड़िया हैं, जी, सामने जंगल, फिर शिवालिक श्रेणियाँ, पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। तो एक जो आदमी कल्पना करता है, टूरिस्ट जब निकलता है, जिसको शौक होता है टूरिज्म के लिए, जब वो बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे। जी। तो जो कल्पना लेके निकलता है वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, आप बलरामपुर फर्स्ट के संयोजक हैं और उस नाते क्या कुछ प्रयास किए बलरामपुर फर्स्ट कर रहा है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल, बलरामपुर फर्स्ट की तरफ से तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ, सबसे बड़ी चीज़ थी कि इसको एक जागरूकता पैदा करने की, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे बलरामपुर में भी लोग नहीं जान पाते हैं कि इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा, इतना सौंदर्य युक्त वातावरण हमारे बीच में मौजूद है। ये लोग अभी बलरामपुर के लोग अब तो धीरे धीरे जानने लगे। तो हम लोग का तो पहला प्रयास ये था कि जागरूकता पैदा हो, जी, जी। लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया गया। अभी हम लोगों ने तमाम नेचर से जुड़े हुए वर्क शुरू किए। जैसे वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। इसी बंधे पे हम लोगों ने वेटलैंड डे पिछले 2 फरवरी को मनाया। और ये वेटलैंड डे हर साल बलरामपुर फर्स्ट अब हर साल वेटलैंड डे मनाता है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण दिवस होता है पर्यावरण से रिलेटेड, वो 15 पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो बलरामपुर फर्स्ट इन दोनों पर्यावरण से रिलेटेड इन दोनों बिंदुओं को टच करता है, यानी दोनों दिवस हम मनाते हैं। तो अभी जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, उसमें भी इन सब चीज़ों की चर्चा हुई कि हम इसको, ये जो छुपी हुई प्राकृतिक संपदा है, इसको हम कैसे ऊपर पटल पे लेकर के आएँ, लोग जाने इसको। और अब तो बलरामपुर में इस बात की जागरूकता हो गई, अब लोग आते भी हैं, तमाम टूर लेकर के, स्कूली बच्चे भी आते हैं। तो जिला प्रशासन ने भी इसमें सहयोग किया कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको इन स्थलों का भ्रमण कराया जाए, बच्चे भी जाने कि प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है। क्योंकि हम लोग की जो जीवन शैली है वो प्रकृति से दूर होती जा रही है। निश्चित रूप से हम तो तमाम तरह की व्याधियाँ, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, प्रकृति से दूर होने के कारण होती हैं। तो हम प्रकृति के करीब जाएंगे तो तमाम सारी व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। कम से कम बच्चों के दिमाग में, जो स्कूली बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो इतना सिकुड़ के रह गए हैं। हाँ, आजकल कहा भी जा रहा है कि हमें स्क्रीन टाइम को ग्रीन टाइम में चेंज करना है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं उस मुहिम का एक हिस्सा है, इस तरीके की जागरूकता अभियान। हम तो यही इस माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि लोग आएँ, कम से कम मात्र तुलसीपुर से, बलरामपुर से 30-32 किलोमीटर की दूरी पर, लखनऊ से 160 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग खड़े हैं, चल रहे हैं। आने का तमाम संसाधन है, आने में कोई कन्वेंस के समान नेशनल हाईवे लगभग यहाँ तक आई है, तो यहाँ पहुँचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते लोग आए, इसको देखें, इसको समझें, कुछ पल, कुछ समय अपना प्रकृति के नज़दीक साथ बिताएं। क्योंकि हम लोगों ने जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया तो उसका भी नाम रखा कि एक शाम प्रकृति के नाम। तो जब प्रकृति के करीब हम जाएंगे तो प्रकृति के महत्व को समझ पाएंगे, और प्रकृति के करीब जाएंगे तो बहुत सारी वो जो एहसास, एक सुखद एहसास उस समय मिलता है, वो अनुपम होता है, वो अनोखा होता है, वो शायद ही किसी और तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसकी अभिव्यक्ति और कहीं नहीं हो सकती है। इसको तो केवल फील किया जा सकता है। इसको हम कितना भी बता दें तो आदमी ठीक है, उसको देख लेगा, सुन लेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जब व्यक्ति खुद उस चीज को महसूस करता है, यहाँ की हवा से, यहाँ के तब उसकी ये चीजें बड़ी अद्भुत हैं। इसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कह सकता है ये। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी दुकानें भी जो है डेवलप होंगी। देखिए, बिल्कुल जरूर, हाँ, बिल्कुल लोगों का लोग का आवागमन बढ़ा है, लोग आने लगे हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। एक ऐसा स्थान हर व्यक्ति ढूंढता है कि जहाँ सुकून हो, प्रकृति हो, क्योंकि हर व्यक्ति शहर में
जो काम करने वाला व्यक्ति है वो भी जब तनावग्रस्त होता है तो वो भागता है कि किसी तरह हमें सुकून मिले, और वो सुकून सिर्फ प्रकृति ही दे सकती है। तो वो प्रकृति के सानिध्य में जब पहुंचेगा आदमी, तभी उसको व्यक्ति जैसे अपने माँ की गोद में उसको सुकून मिलता है, बिल्कुल उस तरीके से माँ का आंचल है बिल्कुल ये। माँ का आंचल है ये। हम लोगों ने पिछले दिनों वन मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह से भी मुलाकात हुई थी जी कि अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि सोहेलवा को हम लोग को रिजर्व करना है। तो टाइगर रिजर्व के रूप में सोहेलवा को हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। तो हम लोग की जो बलरामपुर फर्स्ट की मुहिम भी चल रही है वो सोहेलवा को टाइगर रिजर्व बनाया जाए, क्योंकि टाइगर जब रिजर्व बन जाएगा ये तो ऑटोमेटिक बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। निश्चित रूप से। तो जब रिसोर्सेज आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। हमारा जंगल सुरक्षित हो जाएगा जी, हमारे वाइल्ड लाइफ सुरक्षित हो जाएंगे, ये पक्षी जो है ये संरक्षित हो जाएंगे, और फिर लोगों का जो यहाँ के लोग हैं, अगल बगल के रहने वाले लोग हैं, इनको भी आर्थिक उत्थान होगा, इनको भी और हम यात्रियों के लिए भी सुविधा उस तरीके से जनरेट कर पाएंगे, उनको रहने बिल्कुल बिल्कुल तमाम लोग आएंगे। फिर अभी देखिए जब टाइगर रिजर्व होगा तो तमाम बड़े दूर दूर से लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं, और अब तो टाइगर के प्रमाण यहाँ मिले हैं सोहेलवा में, और फिर अब सेंसस होने जा रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे टाइगर अच्छी खासी संख्या में होंगे। एक समय था कि यहाँ पर टाइगर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे बीच में, पोचिंग और इन सब चीज़ों की वजह से टाइगर की संख्या कम हुई, लेकिन अभी ये बहुत सुखद पहलू है कि सोहेलवा में टाइगर हैं। अब उनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। अगर टाइगर को हम संरक्षित कर ले गए, टाइगर हमारे फूड चेन के टॉप पे बैठा हुआ है, जानवर है। अगर टाइगर है तो मानव सभ्यता है, टाइगर नहीं है तो मानव सभ्यता खत्म हो गई। हम आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो ये सब टाइगर की देन है। बिल्कुल, जैव विविधता का एक बहुत महत्वपूर्ण वो खाद्य श्रृंखला पे उसकी भूमिका है, और वो कहीं ना कहीं जैव विविधता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे काम करता है। तो आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें एक टाइगर रिजर्व सोहेलवा के रूप में मिलेगा, और इसके विकास और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम सरकार। हम लोग तो ये उम्मीद जताए हुए हैं कि सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। टाइगर रिजर्व तो सोहेलवा हो ही गया है, सिर्फ घोषणा होने की बाकी है, और उसी का इंतजार किया जा रहा है। और हम एक बार फिर आप सबको भी बधाई देते हैं कि सोहेलवा को जल्दी से जल्दी टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए, और वो शुभ दिन आए, और हम लोग फिर एक खुशी के साथ कि अपना सोहेलवा एक टाइगर रिजर्व बन गया, और उस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही ये सुनने में आएगा कि सोहेलवा टाइगर रिजर्व बन गया है। और आशा है कि वैश्विक फलक पे सोहेलवा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान दर्ज करेगा।